स्वागत है आपका आपके चैनल पीपी कॉन्सेप्ट पे। आज हम 2018 में पूछे गए रेलवे ग्रुप डी में पूछे गए प्रश्नों का हल करेंगे और उसमें हम मैथ का 25 क्वेश्चन लिए हैं। अगर आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होगा। आपको यह पता लग जाएगा कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है और किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए प्रीवियस ईयर्स बेस्ट तरीका होता है। तो आइए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, हम शिफ्ट बाय शिफ्ट इसी तरह क्वेश्चन को करेंगे। ये मेरा ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर है। 100 वर्ष की अवधि में कितने लीप ईयर्स होते हैं? तो ये सब जानता है कि भाई 6 वर्ष की अवधि में 24 वर्ष होते हैं। यही हमारा उत्तर है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में आप देखिए बोर्ड मास से है। तो सबसे पहले आप इसको हल करिए। तो देखिए 70 ये मेरा भागा 5 है गुना 10 माइनस 8, 10 माइनस 8 ये मेरा 8 भागा 2 भागा 3। आप एक बगल से पहले ब्रैकेट का सॉल्यूशन कीजिए। 2 चौका 8, 10 में से 4 गया तो बचा कितना 6, 6 भागा 3 ये हमारा क्या हो गया 2। आप यहाँ से देखिए ये मेरा हो गया 14, 14 गुना 2 ये हो गया मेरा 28। यही हमारा उत्तर है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में देखिए एक मोबाइल फ़ोन जब 6% लाभ पर बेचा जाता है तो उसे 6% की हानि पर बेचने की तुलना में 870 अधिक मिलते हैं। तो मोबाइल फ़ोन का क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है। क्या परसेंट? तो हम कहेंगे 100%। ये हम आप पहले की वीडियो में हल किए थे। ये मेरा 100% होता है। किसी का क्रय मूल्य अगर निकालना हो तो हम 100% की वैल्यू निकालेंगे। इस क्वेश्चन में आप देखिए एक यहाँ क्या बोला है लाभ और यहाँ क्या बोली है हानि। ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करें, लाभ और हानि अगर रहे तो दोनों को जोड़ेंगे। अगर यहाँ लाभ हो तो हम माइनस करेंगे, हानि हो तो माइनस करेंगे। तो आइए देखिए 6%, ये 6%, ये क्या हो गया मेरा 12, और 12 का वैल्यू कितना के बराबर 870 के बराबर। कितना के बराबर 870 के बराबर। तो हमको वैल्यू किसका चाहिए? तो हम कहेंगे 100%। एक ही नियम, जब 12 बराबर 870 तो 100 बराबर कितना? तो हम कहेंगे 100 बराबर 870 गुना 12। यही आप इसको हल कर लीजिए। 3 दूना 6, 3 नवा 27, ये मेरा 0। 3 चौका क्या हो जाएगा 12, ये मेरा क्या हो जाएगा 25। क्या हो जाएगा 25 यानी 290 गुना 25। यही हमारा उत्तर है 0। 9 पचे 45, क्या हो जाएगा 9 पचे 45, बाकी का 4, 5 9 10 4, ये मेरा हो गया 14, ये मेरा हो गया 0, ये मेरा हो गया 9 दूना 18, ये मेरा 2 दूना 4 1 5। आप देखिए यहाँ जोड़िए 0, ये मेरा 5, ये 8 4 12, 6 1 7, 7250। यही उत्तर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आइए 7 नंबर, रघुवीर द्वारा 12 टेस्ट में प्राप्त अंकों का औसत 25 है। रूमेला का जब तक औसत 23 अंक है लेकिन उसने केवल 8 टेस्ट में भाग लिया। रूमेला को रघुवीर के औसत के बराबर जाने के लिए शेष 4 टेस्टों में कितना अर्जित करना होगा? तो आइए देखते हैं हम। रघुवीर 12 टेस्टों में, तो आप 12 टेस्टों में 25 अंक लाया तो कुल योग कितना? आप योग निकालिए। 12 गुना 25 क्या हो जाएगा 10 बार में 250 और 50 यानी हम 300। क्या होगा 300, ये 300 है। रूमेला जब तक रघुवीर द्वारा, ये मेरा रघुवीर का है। अब आगे पढ़िए, रूमेला का अब तक का औसत 23 अंक है लेकिन उसने केवल 8 टेस्ट बनाई। अब ये 8 टेस्ट बनाई और ये मेरा कितना अंक है 23 अंक है। आप 8 दिया 24, 8 दिया 24, 8 दूना 16, 16 2 18। अब आगे देखिए, लेकिन उन्होंने 8 टेस्ट में भाग लिया। रूमेला को रघुवीर का औसत बराबर जाने के लिए शेष 4 में कितना अंक अर्जित करना? देखिए अब हमें 300 तक जाना है। रघुवीर का अंक है 300, ठीक है, लेकिन रूमेला का अब तक औसत 23 अंक है। 184 अंक ही ना पूरा, हमको जाना है कितना? तो हमको जाना है 300 तक।
हमने 300 में 184 कर लिए हैं, तो और उधर बचा कितना, तो आप 300 में इसको घटाइए, 10 में से 4 गया तो बचा कितना 6। यहाँ देखिए आप, यहाँ 9 में से 8 गया तो 1, 2 में से 1 गया तो 1, यानी 116 अंक और अगर हम बनाए तो 300 अंक और कितना में बनाना है, तो हम कहेंगे 4 टेस्ट और, क्योंकि 8 टेस्ट तो हम खेल लिए हैं। आप ये इसी को हल कर दीजिए, 4 दूना 8 बचा 4 9 36, यही हमारा उत्तर है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, आप इस क्वेश्चन में देखिए, परीक्षणों का माध्य अंतिम तीनों परीक्षणों के माध्य का क्या होगा। x + 3 x + 5 x + 8 x + 9 परीक्षणों का माध्य 9 है। अंतिम 3 परीक्षणों का माध्य क्या होगा। तो आइए आप इस क्वेश्चन को देखिए। इसमें देखिए परीक्षणों का माध्य का मतलब क्या, आप x + 3 x + 5 इसको आप ऐड कीजिए, x + 8 प्लस x + 9। अब इसी संख्या में हम जब, ये क्या गो संख्या है, 1 2 3 4 5, यही 5 संख्या से अगर हम भाग देते हैं तो यही ना मेरा माध्य होता है। तो माध्य मेरा दिया हुआ है कितना, तो हम कहेंगे मेरा माध्य 9 दिया हुआ है। आप इसको हल कर लीजिए। तो आप देखिए, ये x 2 3 4 5, ये क्या हो गया 5x, कितना हो गया, तो ये हो गया मेरा 5x, कितना हो गया 5x। अब देखिए 5 3 8 8 8 16 16 9 मेरा क्या हो गया 25, ये मेरा कितना हो गया, तो 25 हो गया, बट्टा कितना 5, ये बराबर कितने के 9 के। तो देखिए यहाँ आप आगे हल कीजिए, ये मेरा क्या हो जाएगा, ये गुना ये और ये गुना यहाँ कुछ नहीं तो 1, यही ना होता है। तो आप देखिए 5x + 25 बराबर 9 5 45, 5x बराबर क्या हो जाएगा, 25 घट जाएगा, ये हमारा 20 बन जाएगा, 5 चौका 20, 5 चौका 20। x का मान अब क्या हो गया मेरा 4, x का मान क्या हो गया, तो आप इसको मिटाइए पहले, उसके बाद आप देखिए x का मान हमारा हो गया 4, क्या हो गया 4। x का मान जब 4 हो गया तो हम क्वेश्चन में क्या बोल रहा है हमको, अंतिम 3 परीक्षणों का माध्य कितना होगा। तो अंतिम 3 परीक्षण क्या है मेरा, x + 5 x + 8 x + 9, क्या है x + 9, क्या है x + 9। अगर हम यहाँ 4 रखते हैं x को, तो ये मेरा क्या हो जाता है, ये मेरा क्या हो जाता है 4 5 9, यहाँ हम 4 रखते हैं, ये मेरा हो जाता है 12, और ये मेरा क्या हो जाता है 9 4 13, ये मेरा क्या हो जाएगा 12 13 25, और 25 5 30, 30 4 कितना 34, और ये मेरा माध्य इसी तरह ना निकालते हैं, सभी का योग और राशियों की संख्या। तो कितना से, तो हम कहेंगे 3 का निकालना है, तो 34/3 ही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में हमें HCF निकालना है। क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो आइए हम सीखते हैं HCF। तो सबसे पहले हम 54 है 56 है 90 है, HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसको यह विभाजित कर दे। क्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 54 और 56 और 90 को विभाजित कर दे। तो हम इसको और आसानी से करने के लिए हम इसमें जो है ऑप्शन का मदद लेंगे। किसका मदद लेंगे, ऑप्शन से कर लेंगे। देखिए सबसे बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या को विभाजित कर दे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखिए ऑप्शन में सबसे बड़ा कौन, 9, तो हम 9 को इस सब में भाग लगाते हैं, लगता है क्या 9 6 54, और 9 में आप 56 में भाग लगेगा क्या, 9 2 18 9 3 27 9 4 36 9 6 45 9 4 नहीं लगेगा, लेकिन 90 में लग गया, यानी तीनों में वह बड़ी से बड़ी संख्या जो पूरा विभाजित हो जाए, लेकिन 9 हमारा नहीं होगा।
तो अब देखते हैं बड़ा कौन, 6, 6 से देखते हैं 6 9 54, फिर देखिए ये 56 में भाग लगेगा क्या, नहीं लगेगा, ये भी मेरा नहीं होगा। अब 4 को देखते हैं, 4 में से इसमें से भाग नहीं लगेगा। अब देखिए 4 1 का 4, भी मेरा भाग नहीं लगा, तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर क्या होगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा 3। क्या हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि एक वृत्ताकार भूखंड का परिमाप एक वर्गाकार भूखंड के परिमाप के बराबर है तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। वृत्ताकार भूखंड का जो परिमाप है, तो वृत्ताकार भूखंड का परिमाप मतलब वृत्त का परिमाप मतलब यानी 2 पाई आर क्या होता है, 2 पाई आर वृत्त का परिमाप होता है 2 पाई आर। ये किसके बराबर है, वर्गाकार भूखंड के परिमाप, तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, वर्ग का 4a क्या होता है 4a। यही तो बोला हमें क्वेश्चन में कि एक वृत्ताकार भूखंड का परिमाप एक वर्गाकार भूखंड के परिमाप के बराबर है, क्या परिमाप के बराबर है। भूखंड का परिमाप एक वर्गाकार भूखंड के परिमाप के बराबर है तो उनके क्षेत्रफलों का आप इसको हल कीजिए। तो आप यहाँ कटाइए, 2 दूना 4 क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 यानी पाई आर बराबर क्या हो जाएगा 2a, क्या हो जाएगा 2a। अब इसको कीजिए आप, तो ये मेरा पाई का मान क्या हो जाएगा 22/7 और ये मेरा आर क्या हो जाएगा आर। अब यहाँ से देखिए 2a, आप इसको कटाइए तो ये हो जाएगा 11 यानी ये क्या हो जाएगा 11। आप यहाँ देखिए 11 और बटा 7 इक्वल टू a। आप इसको 11 आर बराबर 7a लिख सकते हैं क्या, तो हम कहेंगे लिख सकते हैं। तो आप देखिए a का मान मेरा हो जाएगा 11 और r का मान हो जाएगा 7। कहने का अर्थ ये हुआ कि r यानी वृत्त की त्रिज्या क्या हो गई 7 और a का मान यानी क्या हो गया वर्ग की भुजा क्या हो गई, तो हम कहेंगे कि 11 और वृत्त की त्रिज्या क्या हो गई, वृत्त की त्रिज्या क्या हो गई, तो हम कहेंगे 7 क्या हो गया 7। अब जब हमको त्रिज्या मालूम हो गया और इसमें वर्ग की भुजा मालूम पड़ गई तो अब हम इसको हल कर लेंगे, आप इसको हल कर लेंगे। तो आइए देखते हैं। तो आप देखिए उनके क्षेत्रफल का अनुपात, क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त के क्षेत्रफल का क्या होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई क्या होता है पाई आर स्क्वायर और इसका अनुपात और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है a का स्क्वायर क्या होता है भुजा का स्क्वायर। तो आप देखिए पाई यानी 22/7 क्या है 22/7 गुना आर स्क्वायर, आर कितना है 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49 क्या हो जाएगा 49 और a का स्क्वायर क्या हो जाएगा 11 का स्क्वायर, यही न होगा। तो आप इसको हल कर लीजिए। तो आप देखिए सबसे पहले 49 क्या हो जाएगा 49 क्या बचा 22 गुना 7 अनुपात 11 स्क्वायर का मतलब क्या होता है 11, तो 11 दूना क्या हो जाएगा 22, ये हमारा हो गया 14 क्या हो गया 14, ये हमारा हो गया 11, यही मेरा उत्तर है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन 13.69 का वर्गमूल निकालिए। वर्गमूल कहने का मतलब ये है, देखिए आप इसको 13.69, आप पॉइंट को भूल जाइए और इसका वर्गमूल निकाल लीजिए। तो इसका वर्गमूल होता है कितना होता है, तो हम कहेंगे 37। अब यहाँ 2 अंक के बाद पॉइंट है तो आप 1 अंक के बाद पॉइंट लगा दीजिए,
यही मेरा उत्तर है। अगर इस वर्ग में यानी रूट में है तो 1 अंक के बाद क्या हो जाएगा, पॉइंट। 2 अंक के बाद यहाँ पॉइंट है तो यहाँ 1 अंक के बाद पॉइंट होगा। यहाँ 4 अंक के बाद पॉइंट रहता तो यहाँ 2 अंक के बाद पॉइंट होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। उस भूमि के 13/16 हिस्से का दाम ज्ञात कीजिए जिसके 9/7 का मूल्य इतना है। फिर से हम एक एक नियम लगाएंगे और हमारा उत्तर आ जाएगा। आप देखिए 9/7 का किसके बराबर है, तो 10, 11 और 6 के बराबर। तो हमको निकालना कितना है, 13/16। तो 13/16 जो है किसके बराबर होगा, तो 13/16 गुना 10 एक 6 बट्टा क्या आ जाएगा 9 और ये ऊपर चला जाएगा 7। ये आप इसको हल कीजिए, यही मेरा उत्तर है। अब मैं इतना मान के चलता हूँ कि आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो इतना तो आता ही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक थैले में ए लाल, बी पीले एवं सी हरे टोकन है। यदि ए अनुपात बी इतना है, बी अनुपात सी इतना है तो ए बी सी का मान क्या निकालिए। वेरी सिंपल, आप इसको क्या कीजिए, ए बी कितना है, 13/10 क्या है, 13/10 है। बी सी हमारा क्या है, 6/13 है। अब जहाँ जहाँ खाली स्थान है आप उसको भर लीजिए। यहाँ खाली स्थान है तो हम यहाँ क्या भर लेंगे, 10। क्या भर लेंगे, 10। अब यहाँ खाली स्थान है तो ये यही बगल वाला मेरा 6। आप इसको हल कर लीजिए। 13×65, 13×65, 13×6 अनुपात 60, ये मेरा 130। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अब देखिए आप इसको कटाइए, 2 से कटाइएगा तो यहाँ आ जाएगा 39, यहाँ आ जाएगा 30, यहाँ हो जाएगा 65। यही हमारा उत्तर है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रतिदिन 8 घंटा काम करके 18 दिनों में एक किताब लिखता है तो 12 दिनों में पूरी किताब लिखने के लिए उसे प्रतिदिन कितने घंटे। अब हम MDH वाला फॉर्मूला लगाएंगे और हमारा उत्तर आ जाएगा 8 घंटे काम करके 18 दिन में। तो हमें 12 दिनों में पूरी किताब पढ़ने के लिए प्रतिदिन कितना घंटा, तो हम कहेंगे x घंटा। आप इसको हल कर लीजिए। 6 दूना 12, 6 तिया क्या हो जाएगा 18, 2 चौका 8, 4 तिया 12। यही हमारा उत्तर है। यही हमारा उत्तर है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 को जोड़ेंगे तो ये हमारा आता है 10 और हम 4 अंक में 10 पा जाते हैं। अगर हम 4 अंकों को जोड़े, 4 संख्या को जोड़े तो ये हमारा 10 आ जाता है। तो अब 10 हम देखेंगे कि ये जो 4 का जो पेयर होता है वो क्या को लगता है। तो सबसे पहले हम 2007 में 4 से भाग दे देते हैं तो ये मेरा हो गया 4 पंचे 20। तो ये हो गया 0, 4 1 4, शेष बच गया कितना 3। क्या बच गया 3, यानी 501 जो संख्या होगा वो 4 का होगा। और एक संख्या में हमें कितना 4 में मिलता है, एक 4 संख्या में 10 मिलता है। तो इसको हम 10 से गुना करेंगे, ये हो जाएगा 50 और ये मेरा 10। अब 3 संख्या शेष बचा है। अब 3 संख्या को यहाँ से जोड़िए तो ये मेरा 1 है, 1 2 3 2 5 1 6। ये हो गया मेरा 5016। यही हमारा उत्तर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अकेले काम करते हुए राकेश और रंजीत क्रमशः 4 और 6 दिनों में एक कार्य को पूरा कर सकते हैं। रंजीत अकेले काम शुरू किया और राकेश 2 दिन बाद इसमें शामिल हुआ। शेष कार्य पूरा करने के लिए उन्हें कितने दिनों की आवश्यकता है। सबसे पहले आप एक डायग्राम बनाइए। देखिए आप सबसे पहले एक डायग्राम बनाइए। क्या कर रहा है, अकेले राकेश, ये हमारा हो गया राकेश और ये हमारा हो गया रंजीत। क्या हो गया, रंजीत। राकेश जो है अकेले 4 दिनों में कर सकता है और ये रंजीत 6 दिनों में कर सकता है।
कार्य को पूरा कर सकता है रंजीत अकेले। अब देखिए ये दोनों का एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम क्या हो जाएगा 12, क्या हो जाएगा 12। समझ लीजिए कि 4 दिनों में जो राकेश जो काम करता है और 6 दिनों में रंजीत जो काम करता है, ये वही काम है। क्या है? ये वही काम है। जब 4 दिनों में 12 काम कर लेता है रंजीत, तो एक दिन में कितना 3 काम। ये रंजीत एक दिन में कितना 2 काम। यहाँ तक आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब देखिए क्या कहता है, रंजीत ने अकेले काम शुरू किया और राकेश 2 दिन बाद इसमें शामिल हो गया। रंजीत ने काम शुरू किया तो 2 दिन बाद राकेश भी शामिल हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि रंजीत पहले 2 दिन काम करता होगा। तो रंजीत एक दिन में कितना काम करता है? तो 2 काम करता है। तो 2 दिनों में कितना किया होगा? तो हम कहेंगे 4 काम किया होगा। कितना? 4 काम। अब 4 काम होने के बाद राकेश जो है 2 दिन बाद इसमें शामिल हुआ। तो शेष कार्य बताइए। अब 4 काम तो रंजीत कर लिया है, तो अब शेष काम बचा कितना? तो हम कहेंगे 8 काम। अब 8 काम जो है अब राकेश और रंजीत दोनों मिलकर करता है। कौन करता है? राकेश और रंजीत। ये तो 3 और ये 2। अब जो एक दिन में काम करेगा वो 5 दिन में करेगा। तो यही हमारा उत्तर है। तो आप 8, ये हम 16 लिख सकते हैं, इसको 10 लिख सकते हैं। 2 से गुना इसको भी किए और 2 से गुना हम इसको भी किए, तो ये मेरा हो गया 16। अब देखिए 16 एक अंक नीचे में बट्टा 10, तो ये पॉइंट, यही हमारा उत्तर है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन 17 मेरा खाली है, 17 मेरा खाली है। 18 देख लेते हैं। शान की वर्तमान आयु उदय की आयु की 1.6 गुना से 4 वर्ष कम है। ये हमारा हो गया शान, ये मेरा हो गया उदय। अब देखिए शान की वर्तमान आयु उदय का मान लेते हैं हम x, तो शान की आयु कितना हो गया 1.6 गुना इतना हो गया से 4 वर्ष कम है। तो ये मेरा 4 वर्ष कम है, सॉरी ये 4 वर्ष कम है। क्वेश्चन में बोला था कि शान की वर्तमान आयु उदय की 1.6 गुना से 4 वर्ष कम है। तो हम उदय का x मान लिए और ये मेरा हो गया, ये वर्तमान आयु है। अब कहता है 26 वर्ष पहले, तो इसमें भी मेरा 26 माइनस, तो इसमें भी मेरा 26 माइनस होगा कि नहीं होगा? तो आप इसमें अगर 26 करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 1.6x माइनस का 30, क्या हो जाएगा 30, और ये मेरा हो जाएगा x माइनस 26, क्या हो जाएगा x माइनस 26। अब आगे देखिए, पहले कम है कि अब क्या कर 26 वर्ष पहले उदय की आयु, शान की आयु की आधे, इसकी आयु की आधे से 1 वर्ष कम है। तो वर्तमान, अब ये दोनों क्या हो गया, ये मेरा बराबर हो गया। आप इसको आगे हल कर लीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिभुज ABC में D और E क्रमशः AB और AC भुजाओं पर स्थित है। त्रिभुज ABC में, तो हम सबसे पहले त्रिभुज एक बना लेते हैं। त्रिभुज, आप एक त्रिभुज बनाइए। ये मेरा हो गया, ये मेरा B है और ये मेरा C है। DE क्रमशः AB और AC भुजाओं पर स्थित है। इसका मतलब D जो है AB पर है, ये मेरा D हो गया। अब देखिए E जो है AC पर है, ठीक, भुजाओं पर स्थित है। अब DE आधार BC के समांतर है। ये जो मेरा है, ये जो है इसके समांतर है, यानी पैरेलल है। अब देखिए OBE ये मेरा BE है और CD ये मेरा CD है के प्रतिच्छेदन बिंदु है। यदि AD मेरा 4 है, और देखिए यहाँ AD 4 और DB 3,
AD मेरा 4, ये मेरा 3 है। तो DO और DC का अनुपात निकालिए। ये मेरा O है DO। अब ये देखिए 7, तो ये भी मेरा 7, ये मेरा 4 और ये मेरा 3। अब देखिए ये AB, तो ये मेरा BC। आप यहाँ ध्यान से देखिए, ये मेरा पूरा 7, तो ये भी मेरा 7, क्योंकि ये दोनों सब दूसरे के समांतर है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा 4 हो जाएगा और ये मेरा किसका DC, और ये मेरा 7 हो जाएगा। ये नहीं होगा। आप देखिए, तो हमको क्या निकालने के लिए बोला, DO। तो DO मेरा कितना है 4 अनुपात DC कितना है D और C, मतलब यहाँ से यहाँ तक के 7 4 11। यही मेरा उत्तर है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया पाई चार्ट दिसंबर 2017 तक भारत के विभिन्न बैंकों द्वारा संसाधित गैर निष्पादन संपत्ति NPA के बारे में जानकारी दर्शाता है। यदि सभी बैंकों के अंतर्गत कुल NPA 300 लाख करोड़ हैं, तो दिसंबर 2017 तक बैंक का NPA कितना लाख होगा। 300 लाख करोड़ है, तो दिसंबर 2017 तक NPA अभी इसमें थोड़ा फॉल्ट है। इस क्वेश्चन में थोड़ा क्वेश्चन छापने में मिस्टेक है, टाइपिंग में मिस्टेक है। इसमें निकालना था कि 20%, यानी दिसंबर जो है ये मेरा 20% है। तो हम इस क्वेश्चन में 300 का 20% निकाल लेंगे और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ये कितना हो गया 60, यही हमारा उत्तर है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, समान मूल्य वाली 15 टिकटों का मूल्य 9 रुपया है, तो 30 टिकटों का मूल्य कितना होगा। तो फिर हम एक नियम का प्रयोग करेंगे। जब 15 टिकटों का मूल्य 9 के बराबर है, 15 9 के बराबर है, तो 30 किसके बराबर होगा, 30 किसके बराबर होगा, तो 30 गुना 9/15, यही हमारा उत्तर है। 2 दूना 18। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1125 को 3 महीने के लिए निवेश करने पर 27 का ब्याज प्राप्त होता है, तो साधारण ब्याज की वार्षिक दर कितनी होगी। तो आइए सबसे पहले हम साधारण ब्याज का इसमें फॉर्मूला लगाते हैं। तो मेरा फॉर्मूला है P गुना R गुना T/100। तब हमारा क्या निकलता है, ब्याज। क्या निकलता है, ब्याज। तो इसी फॉर्मूला पर हम इसको हल कर देंगे। तो मेरा मूलधन कितना है, तो हम कहेंगे 1125 गुना 3 गुना यही ना है। क्या निकालना, दर निकालना। तो रेट को हमें निकालना है बट्टा कितना 100, और ब्याज मेरा कितना आ गया, तो 27, क्योंकि ब्याज का फॉर्मूला इतना अगर हम रखें तो ये मेरा ब्याज निकलता है। निकल गया ब्याज। अब देखिए, आप इसको 12 से भाग कर दीजिए, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, वर्ष में बदल जाएगा। महीना में था, हम 12 से भाग दे करके वर्ष में बदल लिए। अब इसको हल कीजिए, 3 9 27, क्या हो जाएगा, 3 9 27, 2 2 4 और 4 और 5 9। आप देखिए इसको, आप इसको 9 से कटाइए, तो ये क्या हो जाएगा, 9 1 9, ये में यहाँ बचा मेरा 2, तो ये 22 है। 9 दूना 18, 22 में से 18 चला गया, बचा 4, 9 5 45, ये मेरा खत्म यहाँ से। अब क्या बचा, 125 गुना 8 बटा क्या बचा, 1200, क्या बचा 1200। अब देखिए 125 R बराबर क्या हो जाएगा, 1200। तो R बराबर मेरा क्या हो जाएगा, 1200 बट्टा 125। आप इसको हल कर लीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ से आप पढ़िए।
1.5 मीटर का ये लड़का है, एक खंबे को देखता है। मान लीजिए ये खंबा है और इस खंबे को देखता है। लड़के की आंखों से खंबे का शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। खंबे की ओर से 7.3 मीटर समीप जाने पर ये जो है 7.3 मीटर जो है समीप जाने पर ये कोण जो बनता है, ये कोण 30 डिग्री का बन जाता है। आप यहाँ से समझिए, धीरे धीरे आप इसको समझिए, वरना आप नहीं समझ पाइएगा। 1.5 मीटर लंबा एक खंबे को देखता है। लड़कों की आंखों से खंबे का शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और इतना मीटर, अब देखिए 7.3 मीटर समीप जाने पर उन्हें 30 डिग्री का कोण, अब देखिए यहाँ से ये लड़का 7.3 मीटर जाता है, क्या है 3 मीटर जाता है। उसके बाद यह जो कोण है, ये कोण जो है 45 डिग्री का हो जाता है। आप यहाँ समझिए, ये मेरा 1.55 है, तो ये मेरा भी 1.55 है। जमीन से कंधे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। जमीन से खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो हमको मालूम है 1.5, हमको यहाँ की दूरी निकालना है। अब देखिए, अगर हम आपको पढ़ाएंगे हाइट एंड डिस्टेंस तो हम उसमें रेशियो वाला मेथड बताएंगे। फिलहाल आप समझ लीजिए कि अगर यहाँ अंतर 15 का होता है, तो ये मेरा ये x होता है और इसका आधा हो जाता है और √3 प्लस से गुना। अगर अंतर जो है 30 का हो, तो इसमें 1/2 का रेशियो चलता है। अगर अंतर 15 का हो तो ये मेरा आधा होता है और फिर √3 प्लस 1 से गुना हो जाता है। ये मेरा हो जाएगा √3 और √3 प्लस 1 क्या हो जाएगा, √3 प्लस 1। ये मेरा 45 डिग्री है और ये हम जानते हैं समकोण है 90 डिग्री, तो ये भी मेरा 1 हो जाएगा और ये भी मेरा 1 हो जाएगा। तो 1 का वैल्यू इतना है, ये भी 1 का वैल्यू, तो आप सिंपल 7.3 गुना √3 प्लस 1 और प्लस 1.5 को जोड़ लीजिए और यही हमारा उत्तर होगा। और √3 का मान जो है हमको 7.3 दिया हुआ है, आप इसका मान बैठाइए, आपका उत्तर आ जाएगा। तो आज हम सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको ये अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।